गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लेकर के आए हैं बिहार एसएससी का लगातार वे में आपके पास जा रहा है सेट बिहार एसएससी का एग्ज़ाम सामने में है। और हम लोग सेट के ही माध्यम से पूरी कंसेप्ट और क्वेश्चन को प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज आपका बिहार एसएससी का सेट है, 10वां सेट है। 11:30 में डेली आपके पास आ रहा है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बहुत प्रयासरत्न है, बहुत मेहनत करता है। ठीक है। आपको यकीन विश्वास तब होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे और ये जब क्वेश्चन जो सेट देख करके गए हैं तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस, एक पोटेंशियल जगेगा अभी से क्या बताया जाए। ठीक है। और कभी भी, हाँ, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी कोई चीज़ हासिल हो जाए तो इतराइएगा नहीं, घमंड नहीं कीजिएगा, गुरूर नहीं कीजिएगा। क्योंकि आप देखें, जानते हैं कि आसमां जो बुलंदी पे इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है वो जमी से ही नज़र आता है। ठीक है। इसीलिए जब आप कोई मंजिल, कोई मकसद को कामयाब हो जाए, पाले, अपने मकसद में कामयाब हो जाए, मंजिल को पाले, तो कभी इतराइएगा नहीं, घमंड नहीं कीजिएगा। क्योंकि आसमां जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है वो ज़मीन से ही नज़र आता है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, सेट पे प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इससे पहले सेट 8वां जो डाला है और उसके बारे में मैं बोला था कि आप लोग खुद आंसर करेंगे और कमेंट करके वो आंसर करिएगा। बहुत अच्छा, वो क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे और कर लिए होंगे। आई होप कि मैं ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। देखिए प्रश्न क्या है। हाँ, प्रश्न है आपके पास, स्कर्वी रोग किस की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, ये याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ इस विटामिन सी के बारे में कुछ तथ्य याद कर लेते हैं। सबसे पहला बात, जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील है, जल में सोलेबल है, घुलनशील है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन सी जल में घुलनशील है या नहीं, तक घुलनशील है। दूसरी बात याद रखिएगा कि इसको जो है एंटीबॉडीज के भी नाम से जाना जाता है, एंटीबॉडीज के भी नाम से जाना जाता है, प्रतिरक्षक, यानी प्रतिरक्षक के भी नाम से जाना जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी का दूसरा नाम भी है, कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड है अम्ल, किसका नाम? विटामिन सी का दूसरा नाम। ये या मुख्य बात याद रखिएगा। यानी एंटीबॉडीज के भी रूप में काम करता है विटामिन सी। ये वाटर सॉल्युबल है और ये इसमें जो अम्ल पाया जाता है, कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। चलिए ठीक है। और इसका सोर्स क्या है? तो जितना भी खट्टा फल है, खट्टा फल में जो है रसधार खट्टा फल में ये आपका पाया जाएगा विटामिन सी। ठीक है। चलिए आंवला, नींबू की बात कर ले, सभी में यानी खट्टा फल जो भी है उसमें पाया जाएगा ये विटामिन सी। ठीक है। चलिए, तो ये मुख्य बातें याद रखिएगा। स्कर्वी किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। उसका अनदर नेम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है। उसमें जो एसिड पाई जाती है, एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, इसको एक प्रतिरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, एंटीबॉडीज के भी रूप में जाना जाता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है देख लीजिए। एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्यतः रक्त दाब कितना होता है? तो कितना होता है? तो आपको पता होगा 120/80। 120 किशोरावस्था एडल्ट कह ले, ओल्ड कह ले। अब ओल्ड में जो है 40 के बाद थोड़ा ये चेंज होता है। क्या होता है? 120 के बजाय 130 हो जाता है। ओल्ड 40 के प्लस के बाद, 40 के बाद, यानी 120 के जगह नॉर्मली क्या हो जाता है? 130। और 80 की जगह नॉर्मली 90 हो जाता है। ये ओल्ड एज में है, मतलब 40 यानी 45 प्लस कह लीजिए आप, 45 प्लस से 50 प्लस। तो ये इसको भी यानी उस एज में ये मेजरमेंट को हम लोग क्या नॉर्मल मानते हैं। क्या मानते हैं? नॉर्मल मानते हैं। और किशोरावस्था आप ले लीजिए 18 से लेकर के 30-35 तक, तो ये आपका नॉर्मली 120-80 माना जाता है। ठीक है। चलिए, तो 120 कौन सा होता है? ये ऊपर वाला जो होता है ये सिस्टोलिक होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। और नीचे वाला जो होता है ये डायस्टोलिक होता है, ये याद रखिएगा। इसके बीच में जो अंतर है, इसके बीच का जो अंतर है मैंने बताया था, उसको हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। यानी 40 का अंतर है, इसको हम लोग नाड़ी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? नाड़ी दाब। ये याद रखिएगा। किस में मापा जाता है? तो इसका मेजरमेंट होता है mm/Hg। mm/Hg पारा में मापा जाता है, पारा में मापा जाता है। दो थर्मो बीपी मापने वाला यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला जो है, क्या कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है
बोलिए क्या होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, क्या होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। और जो हार्ट बीट, हार्ट बीट चेक करता है उसको क्या बोलते हैं, जो साउंड डॉक्टर लगा धक धक लब डब जो साउंड आता है उसको क्या बोलते हैं, इसको कमेंट करके आंसर करिएगा आप, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित मांसपेशियां जो है मसल्स, ये 640 के करीब होता है, लेकिन आपका 640 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको अप्रोक्स हम लोग मान सकते हैं, अनुमानित ही कह दिया है, एक्सपेक्टेशन, तो 700 मांसपेशियां मान सकते हैं। यहीं पे आपसे अगर बात किया जाता कि कुल कितनी अस्थि है, तो कुल कितने बोन्स है, तो बोन याद रखिएगा अस्थि ये आपके 206 हैं। कंकाल में यानी फेशियल बोन, इसमें हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो होता है 22 बोन्स होता है। ये फेस से लेकर के फेस बोन 22 में, यानी इसी का ये पार्ट सब आ गया, तो 22 बोन्स होते हैं, ये याद रखिएगा फेस पे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं 206। टोटल मांसपेशियां कितना 640 होती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन क्या 640 ऑप्शन में नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन हम मान सकते हैं 700 के करीब, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। मांसपेशियां के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मैंने अभी बताया एंटीबॉडीज के रूप में जाना जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी को प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है, एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पे बात करिए, यानी अगर आपसे पूछ दिया था शुद्ध रूप से कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर बनता है शुद्ध रूप से, तो विटामिन के है इकलौता। दो विटामिन का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर, एक है विटामिन डी और एक है विटामिन के। विटामिन के का शुद्ध रूप से शरीर में ही निर्माण होता है। विटामिन डी आपका सनलाइट से भी मिल जाएगा, ठीक है, आउटरी सोर्स से भी मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से जो विटामिन के का निर्माण होता है हमारे शरीर में होता है निर्माण, ठीक है। चलिए आए बात समझ में, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए जो है संबंधित है आंख से रिलेटेड। विटामिन ए इसकी कमी से जो होगा रतौंधी होगा, रतौंधी हो जाएगा। कौन सा बीमारी होगा, रतौंधी होगा। विटामिन ए के बारे में याद रखिएगा, मुख्य बात है विटामिन ए का जो अनदर नेम है वो रेटिनॉल है। क्या नाम है, रेटिनॉल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विटामिन ए का अनदर नेम क्या है, रेटिनॉल है। चलिए अब अगर आपसे पूछ दिया कि विटामिन ए जो है जल में घुलनशील है या नहीं, तो नहीं, जल में ये घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। चलिए ये आंख की रोशनी के लिए कारगर है, रोशनी मेंटेन करता है ये। आइए अगला प्रश्न, क्या प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो चुकी है, विलुम हो गई है। तो स्थानीय स्तर पर जो है विलुम, ये साइबेरियन सारा जो है ये स्थानीय स्तर से क्या हो गए, विलुप्त हो गई है। और इसके साथ साथ जो है सफ़ेद पेट वाले बगुले भी अब नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में अध्ययन नहीं हुआ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा शुद्ध रूप से कौन सा आंसर होगा, बी नंबर, साइबेरियाई सारस इज द करेक्ट आंसर। अगर मोर देन होता तो इसमें आंसर आ जा सकता था, सफ़ेद पेट वाले बगुले भी आते। अगर आपसे पूछा जाता कि जो है अस्थायी रूप से कौन विलुप्त हो गया, कौन सा जानवर विलुप्त हो गया है, तो याद रखते आप एशियाई चीता जो है, ये जो है जानवर यानी विलुप्त हो चुका है, एशियाई चीता, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल स्तर पर जो पाया जाता था वहां से विलुप्त हो गया है, तो साइबेरियाई है सारस जो क्या हो गया, विलुप्त हो गया है। और स्थानीय स्तर पर ये खास करके ये पश्चिमी प्रांत जो है भारत का, उधर पाया जाता था सफेद पेट वाले बगुले, सफेद पेट वाले बगुले, तो वहां से भी विलुप्त हो चुका है। तो मोर देन वन आंसर आता तो ये आंसर होता, लेकिन आपका जो है सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइबेरियाई सारस आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लाते हैं। क्या कह रहा, समुद्री व्हेल में अग्रपाद किस रूप में परिष्कृत होते हैं। तो अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर, ये होता है मीन पक्ष। क्या होता है इसको, मीन पक्ष कहते हैं, ठीक है ना, मीन पक्ष कहते हैं। और वेल की बात कर ले, डॉल्फिन की बात कर ले, इसमें जो श्वास लेने के लिए जो ऑर्गन है, अंग है, वो है फेफड़ा, ये याद रखिएगा। जलीय जीव जितने भी होते हैं वो जनरली सांस जो लेते हैं गिल से लेते हैं, लेकिन ये जो है आपका डॉल्फिन और वेल ये आपका फेफड़ा से लेता है। और एक बार में जब लेता है तो ये काफ़ी लंबे समय तक फिर सांस डबल लेता नहीं है, और धरती के ऊपर यानी सॉइल के सॉरी पानी की सतह से ऊपर आकर के जब लेता है। अगर एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि डॉल्फिन जो है
डॉल्फिन का हार्ट बीट किस समय सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो ये सांस लेने के दरमियान होता है, सांस लेने के दरमियान होता है सबसे ज़्यादा तेज। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो याद रखिएगा, SO2 हो गया या अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जहां होगा ज्यादा तो वहां लाइकेन नहीं होगा, लाइकेन विलुप्त हो जाएगा। तो इससे ये पता चल सकता है कि लाइकेन अगर नहीं हो रहा तो यहाँ प्रदूषण जो है SO2 ज्यादा है। तो आप याद रखिएगा, लाइकेन के बारे में याद रखिए। लाइकेन ये सिम्बायोसिस है किसका? शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक से मिलकर बनता है अलगी और फंगी का मिक्स मिक्स पोर्शन है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। जिसमें से पूछ दिया जाएगा कि लाइकेन में कौन सा भाग भोजन बनाता है और कौन सा भाग भोजन को भंडारित करता है, तो भोजन बनाने वाला है हमारा शैवाल, भोजन रखने वाला है हमारा कवक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां लाते हैं। क्या है प्रश्न आपका? देखिए, नारियल का पानी है, तो नारियल का पानी आप बताइए होता कहाँ है? अंदर में एंडोकार्पिक में होता है हमारा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक तरल लिक्विड है जो एंडोस्पर्म यानी अंदर वाला भाग होता है, यानी एक फल बीजांडी है, फल के रूप में काम करता है। तो ये एक विकृत तरल एंडोस्पर्म है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला भाग ही हम लोग खाते हैं। ये नारियल है मान लीजिए, तो ये हमारा ऊपर वाला हम एपीकार्प हो गया, बाहर वाला छिलका। ये हमारा जो लेयर होता है ब्लैक ब्लैक वो मेजोकार्प होता है, उसके अंदर जो गुद्दा होता है वो लिक्विड भरा होता है, ये हमारा एंडोकार्प होता है और उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विकृत एंडोस्पर्म, चूंकि एक फल टाइप का फॉर्मेशन है। क्या है? एक फल टाइप का फॉर्मेशन है। तो ये याद रखिएगा, नारियल का पानी जो होता है एक तरल एंडोस्पर्म होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आइए। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? सूल आप जानते हैं कि कांटादार होता है, तो कांटा जो होता है कैक्टस में, जिसको आप नागफनी कहते हैं, कैक्टस को आप क्या बोलते हैं? नागफनी के भी नाम से जानते हैं। इसमें कांटेदार होता है, कांटे जो होता है वो पत्ती का काम करता है। किसका काम करता है? पत्ती का काम करता है। तो ये याद रखिएगा कि जो सूल होता है वो पत्ती का रूपांतरण होता है। पत्ती का क्या होता है? मॉर्फोलॉजिमा होता है, मॉर्फिक पार्ट्स होता है। इतना आप आंसर करेंगे इसका पत्ती। ठीक है, सूल जो होता है यानी कैक्टस को ही हम लोग नागफनी कहते हैं। अनदर नेम अगर आपका कैक्टस की बात करें तो कैक्टस का अनदर नेम है नागफनी। इसमें कांटा होता है और कांटा किसका काम करता है? तो पत्ती का काम करता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। एथेनोइक अम्ल एसिड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH। अब ये बताइए इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? यानी अनदर नेम है इसका ये इथेनोइक अम्ल हो गया आपका। क्या हो गया? इथेनोइक अम्ल, IUPAC नेम इथेनोइक अम्ल। ठीक, इथेनोइक अम्ल ये हो गया आपका IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है ना, और ये जो हमारा एसिटिक एसिड होगा ये हमारा कॉमन नेम हुआ, ये याद रखिएगा। यानी इथेनोइक अम्ल को दूसरा नाम यानी कॉमन नेम है एसिटिक अम्ल, ये याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर 11 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। दबाव की इकाई क्या है? दबाव की इकाई जो होता है, दबाव एक प्रेशर है और प्रेशर का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। दबाव का ऐसा मात्रक क्या हो गया? पास्कल हो गया। याद रखिए प्रेशर जो होता है क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। इसी को ऐसे भी लिखता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब यानी एग्जाम किसी भी तरह से आपको उलझा सकता है, पूछ सकता है, इसलिए आप हर तरह से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, यहीं पे बात कर ले हम अगर ओम की, तो ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ऐसा मात्रक। यहीं पे बात कर ले हम लोग एम्पियर की, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? ऐसा है तो धारा का होता है। यहीं पे हम लोग बात कर ले वोल्ट की, तो ये किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का। ठीक है ना, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। जो जो यूनिट है उसको देखते जाइएगा आप। बोरोन की संयोजकता कितनी होती है? तो बोरोन का एटॉमिक नंबर जो होता है 3 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 5 होता है। 1s2 2s2 2p1। ये दो दो कॉमन हो गया। यही हमारा बाहर वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग संयोजकता वैलेंसी कहेंगे। आपका कितना हो गया बताइए? वैलेंसी कितना हो गया? जोड़ लीजिए 2 और 1 3, 3 संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, 3
संयोजकता हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और बोरोन जो होता है, बोरोन एक जो है क्या कहते हैं, मेटलॉइड जैसा उपधातु जैसा शो करता है, क्रिएट करता है, ठीक है ना, उपधातु जैसा बिहेवियर शो करता है बोरोन। ये बोरोन के बारे में एटॉमिक नंबर पूछे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास होता है इसका 11 होता है। कितना होता है, 11 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए, और अगर बात किया जाए, ये तो पीरियड की बात की जाए तो ये दूसरा क्या कहते हैं, इसका जो आवर्त है दूसरा आवर्त है। समूह की बात किया जाए बोरॉन का, तो समूह कितना हो जाएगा, 13 समूह का। किसका है, 13 समूह का है, ठीक ना। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। यानी जो जो प्रश्न बन सकता है मैं उस सारी चीजों को बताते चलता हूं आपको। देखिए क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब CH Cl3, दिस इज कॉल्ड ट्राई, यानी 3 को क्लोरो है और मेथेन, एक कार्बन वाले को हम लोग एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथेन, एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और इसमें 3 क्लोरो, तो इसको हम लोग कॉमन नेम के नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, क्लोरोफॉर्म। बी नंबर 14 का बी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। जब नेट टॉर्क शून्य है तब स्थिर हो जाएगा डैश स्थिर, जैसे नेट टॉर्क। देखिए टॉर्क जानिए पहले क्या होता है। टॉर्क जो होता है इस पे फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग टॉर्क कहते हैं। जैसे किसी एक्सिस के अलावा किसी चीज़ का घूमना, जैसे मान लीजिए हमारा है, इस पे फोर्स लगाइएगा, तो इससे जो डिस्टेंस आएगा इस पे क्या आएगा, लंब यानी अभिलंब के साथ आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो आप याद रखिएगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी को आप यूनिट में कन्वर्ट करेंगे टॉर्क का, और टॉर्क को हम लोग उल्टा जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी उल्टा, ये तो जे ही होगी, उल्टा जैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो ये हमारा क्या होता है, फोर्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर। तो इसका मतलब यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ये याद रखिएगा, न्यूटन मीटर किसका ऐसा मात्रक है, टॉर्क का ऐसा मात्रक है। और जब शून्य हो जाएगा मतलब टॉर्क लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर घूमेगा एक्सिस, मतलब कहीं से उसके पे फोर्स दबाव लगेगा नहीं। एक बार घूम चुका तो चारों तरफ क्या होगा, वो उसी वेग के साथ घूमता रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अब कोई जो हमारा पास एक्सटर्नल जो एफर्ट करने वाला था वो शून्य हो गया, मतलब एक बार आप घुमा दिए उसको, अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो सदा घूमता रहेगा। क्या होगा, सदा घूमता रहेगा, और सदा इसी एक्सिस के लॉन्ग घूमता रहेगा, तो ऐसे नचता रहेगा। क्या हो गया, इसी एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, बार बार रोटेट करता रह जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से करता रह जाएगा। आई बात समझ में। तो ये बताइए, इसको हम लोग एक सर्कुलर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। एक कोणीय वेग क्या हो जाएगा इसका, स्थिर हो जाएगा। मतलब एक ही वेग से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से। आप याद रखिएगा कि जब नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि उस पर एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, 0 हो गया, जिसके कारण जो घूमेगा रोटेट करेगा उसमें कोणीय वेग जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट हो जाएगा, रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और जो फॉर्मूला मैंने बताया टॉर्क का, ये याद रखिए, यूनिट मैंने बताया, इसको याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या होता है, विद्युत चालकता मतलब कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। ये याद रखिएगा, यानी कंडक्टेंस चालकता जो होता है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका, प्रतिरोध का। तो अब बताइए, प्रतिरोध का मतलब रोकना होता है, प्रतिरोध का मतलब जितने ज्यादा प्रतिरोध हमारा कम होगा, ज्यादा होगा, कंडक्टेंस कम होगा। जितने प्रतिरोध कम होगा कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। उल्टा इसका ऐसा मात्रक क्या होगा कंडक्टेंस का, इसका ऐसा मात्रक होता है, देखिए 1/ओम, और 1/ओम के यानी ओम इनवर्स कहिएगा आप। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंस। उल्टा ओम को हम लोग सीमेंस कहते हैं, या इसी को महो कहते हैं, यानी ओम को हम लोग क्या कहते हैं, ओम है ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, इसी का उल्टा करिएगा तो महो हो जाएगा। ये महो जो है कंडक्टेंस का ऐसा मात्रक है, मतलब चालकता का ऐसा मात्रक है कंडक्टेंस का, ठीक है। चलिए, और इसी को ओम उल्टा, यानी इसी को क्यों, अगर इस तरह से नहीं लिखा रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा आपको,
तो ये दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, मतलब चालकता का है। चालकता के बारे में ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर यहीं से आपसे पूछ दिया जाए कि ओम किसका ऐसा मात्रक है, तो आपको पता है प्रतिरोध का, आर का रेजिस्टेंस का। फराडे किसका ऐसा मात्रक है, तो फराडे जो है आवेश का, चार्ज का ऐसा मात्रक है, चार्ज का। 1 फराडे बराबर होता है, यानी 1 मोल पर जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फराडे, और 1 फराडे इक्वल होता है कितना, 96,500 कूलम। ये याद रखिएगा, 1 फराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। लक्स किसका ऐसा मात्रक है, तो लक्स का मतलब होता है चमक, ये लाइट का ही मात्रक है। क्या है, लक्स इंटेंसिटी, मतलब लाइट के प्रकाश का ही मात्रक। लक्स का मतलब क्या, चमक, लक्स का मतलब चमक। और यहीं से साबुन बना था, लक्स साबुन। आई बात समझ में, चमक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। कंडक्टेंस याद रखिएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, प्रतिरोध का। यूनिट की बात करें अगर, तो 1/ओम होता है, या इसी को ओम इनवर्स कह लीजिए, या इसी को इस तरह से लिखिए, इसी को कहा जाता है ओम इनवर्स को ही सीमेन कहा जाता है, या इसी का अनदर नेम है महो भी, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। यानी जो जो पूछ सकता था, मैं सारी चीजों को आपके सामने रख दिया हूं। देखिए क्या क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है। तो अब बताइए, गुरुत्वाकर्षण केंद्र पे ये हमारे मान पृथ्वी, तो ये अगर हमारा अप वेव है, ये सेंटर है और ये डाउन है, तो जितनी द्रव्यमान अप होगा उतना ही द्रव्यमान क्या होगा, डाउन होगा सेंटर पे, ठीक है। यानी जितनी द्रव्यमान ऊपर में है उतना ही द्रव्यमान क्या है, नीचे में है सेंटर पे। तो ऑल पोजीशन से हमारा जो हमारा द्रव्यमान होगा, या जो भी एफर्ट लगने वाला हो सेंटर पे, हर दिशा से एक बराबर आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा चारों दिशा से द्रव्यमान हमारा एक है, यानी अप भी हमारा सेम है और डाउन भी क्या है, सेम है, तो इस केस में जो होता है त्वरण का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो रोटेशन, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अप भी हमारा कोई वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड बड़ा होता, अगर इसको हम पॉजिटिव मान लेते, तो इसको हमारा नेट क्या होता। जैसे मान लो ये हमारा इसको एनालिसिस समझिए, जैसे ये सेंटर है, ये अप है, ये डाउन है। अप भी हमारा फोर्स लगेगा, वेट जो होगा हमारा mg, और डाउन भी क्या होगा mg, ठीक है। नेट जो हमारा वेट होगा क्या होगा, अप माइनस डाउन। अगर कोई वैल्यू हमारा, तो ये भी हमारा इक्वल है मैग्नीट्यूड, ग्रेविटेशनल तो हमारा सेम ही है। अगर ये मास जो हमारा है सेम है, ये मास हमारा सेम है, तो जब ये दोनों सेम है, हमारा इसी का तो वैल्यू निकालना है, इसी का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब दोनों का द्रव्यमान हमारा सेम है, तो हमारा नेट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए। नेट हमारा द्रव्यमान 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर जाके कहां पे, केंद्र पे हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 17 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है, तो वह वस्तु में है। हमने अभी बताया कि टॉर्क जब शून्य हो जाएगा, तो उसका जो घूर्णन, यानी एक ही दिशा, एक ही वेग से क्या होगा, घूमना शुरू करेगा। एंगुलर वेलोसिटी से क्या करना, घूमना शुरू करेगा। सीधा तो जाएगा नहीं, ये रोटेट करना है। जब एक, चूंकि टॉर्क क्या होता है, एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करता है, और जब उसको रोकने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, नचता चला जाएगा, नचता चला जाएगा। तो नचने को, यानी गोल गोल घूमने को हम लोग कहते हैं क्या, घूर्णन कहते हैं। रेखीय सीधी रेखा में चलने को कहते हैं। तो रेखीय तो होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, घूर्णीय संतुलन हो जाएगा। आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का कितना नंबर, 18 का डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न हम होते हैं। टेस्ला की इकाई है, टेस्ला किसकी है, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रक है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है टेस्ला। और कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट का भी जो ऐसा मात्रक होता है वो टेस्ला ही होता, मतलब टेस्ला ही होता है। जनरली टेस्ला जो यूज किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर आपसे मैग्नेटिक इंडक्टेंस की, सॉरी मैग्नेटिक क्या, मैग्नेटिक इंडक्टेंस का भी मात्रक आपसे पूछ दे, मतलब चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का अगर मात्रक पूछ दे कि क्या होता है, चुंबकीय इंडक्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रेरण, प्रेरण, ठीक है। तो इसका भी ऐसा मात्रक होता है टेस्ला, इसका भी ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। आपका मोर देन 1 नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा चुंबकीय क्षेत्र द करेक्ट आंसर। क्योंकि सबसे पहले ऐसा मात्रक निकाला गया था टेस्ला, किसका निकाला गया था, मैग्नेटिक फील्ड का निकाला गया था। इसलिए यहां पे आपका ये हो जाएगा। अगर मोर देन 1 होता तो सी और डी करेक्ट आंसर होता, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, ये याद रखिए। डायपोल मोमेंट है, आघूर्णन है, इसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर
मीटर स्क्वायर, ये SI मात्रक होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, NIA होता है, जहां पे N है नंबर ऑफ टर्न्स, इसके यूनिट से कोई मतलब नहीं है। I है हमारा करंट और A है एरिया। तो I को हम लोग, धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और मीटर एरिया का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यही आपका निकल के आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक, ये दोनों का यूनिट क्या हो गया आपका? सेम आ गया। लेकिन सबसे पहले यूनिट किसका निकाला गया था? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट निकाला गया था टेस्ला के रूप में। तो बाद में हमारा चुंबकीय इंडक्टेंस, मैग्नेटिक इंडक्टेंस मतलब चुंबकीय प्रेरण, उसका भी ऐसा मात्रक टेस्ला ही होता। अगर मोर देन 1 होगा तो आंसर हमारा C और D हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। ठीक, और इंडक्टेंस का ऐसा मात्रक होता है, यानी ये जो है साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, हेनरी। किसने किया था? और अपने ही नाम पर ये यूनिट लिख लिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी, यानी इंडक्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? हेनरी। हेनरी अपने साइंटिस्ट अपने नाम पे ही रखा है। टेस्ला अपने मैंने बताया आपको चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, फराडे किसका? आवेश का ऐसा मात्रक। किसका? आवेश का। ठीक है, तो सारी चीज आप माइंड में रखते जाइएगा। नोट यूनिट से आपको दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन के ही थ्रू आपके पूरे चैप्टर की आधारभूत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो एग्जाम पूछती है। क्वेश्चन क्या है? सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है KNO3, नाइट्रिक एसिड। ये है पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड नहीं है, ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। इसका नाम लिखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम लिखिएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। और इसी को बोला जाता है सॉल्ट पीटर के भी नाम से जाना जाता है। ये सॉल्ट पीटर के भी नाम से जाना जाता है, और इसी का अनदर नेम है सोडा। ठीक है, मुख्य बात याद रखिएगा। चलिए 21 का आइए अगला प्रश्न। 22 नंबर क्या करा? डाइक्लोरो मीथेन, डाइफ्लोरो है मीथेन, यानी एक तो कार्बन रहेगा, मीथेन कह दिया तो एक कार्बन रहेगा। डाइक्लोरो कह रहा है तो डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, डाइफ्लोरो कह रहा है 2 फ्लोरीन होगा। का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये देखिए, याद रखिए, यानी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड में आपका जुड़ा है कौन? फ्लोरीन। और 2 बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। ठीक है, 2 बॉन्ड से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? डाइफ्लोरो मेथेन, IUPAC के नेम है ये। ठीक है, तो ये याद रखिए, यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। अगर संयोजकता की बात कर दे तो कार्बन के पास 4 संयोजकता है। कार्बन के बेटा के बारे में पूछे कि कितने अप्रूफ है कार्बन के, कितने बेटा? तो 3 बेटा है। कौन कौन बेटा है? तो बेटा है हीरा, ग्रेफाइट हीरा और बकमिस्टर फुलेंस। ठीक है, ग्रेफाइट का सूत्र होता है C3, हीरा का होता है C4। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक है, विद्युत कंडक्ट करती है ग्रेफाइट। ठीक है, आई बात समझ। दुनिया का सबसे हार्ड हीरा है, जो कार्बन का बेटा है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितने? तो याद रखिए 4। कौन कितने? यानी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? C2Cl2F2, डाइफ्लोरो। आपका बी नंबर इधर करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। क्या है प्रश्न? देखिए, 2 या 2 से अधिक घटकों के रस सजातीय मिश्रण कहलाता है। तो सजातीय मिश्रण को, होमोजाइगस को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, एक जैसा हो जाए, 2 या 2 से अधिक मिलाइए, दिखेगा एक जैसा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। विलयन इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न। यहां पे एक चीज मेरे माइंड में खड़ा गया, पारद धातु मिश्र को हम लोग कहते हैं अमलगम। अगर कोई भी धातु है उसमें अगर मरकरी मिल गया है तो उसका नाम पड़ेगा अमलगम। क्या पड़ेगा? अमलगम। ठीक ना, यानी कोई धातु है, उस धातु में अगर एक पारा आ गया, एक पारा शामिल हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम, यानी और किस नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। क्या है? पोटेशियम का एक रासायनिक तत्व है, यानी पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक है, तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के होता है। इसके बारे में याद रखिएगा, के जो है अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील अगर आपसे पूछे जाएगा तो बता दीजिएगा पोटेशियम है। ठीक है, जिसका अगर परमाणु संख्या पूछे तो इसकी परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या होता है 19। परमाणु द्रव्यमान की बात पूछे, परमाणु भार की बात पूछे तो इसका होता है परमाणु भार 40। ठीक है, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर 19, परमाणु भार कितना 40। प्रतीक क्या है? के। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्रियाशील है तो कौन है? आपका पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील आपका पोटेशियम है। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न, सोने का प्रतीक क्या है? तो सोना का प्रतीक को हम लोग ऑरम कहते हैं, एयू। गोल्ड है ये आपका, इसको हम लोग ऑरम, ये लैटिन नेम है ऑरम, एयू, यहीं से सिंबल संकेत किया गया है एयू। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो मीठी महक वाला पदार्थ को हम लोग एस्टर कहते हैं। एस्टर के बारे में याद है, इसे मीठी महक होने के कारण इसका प्रयोग किया जाता है इत्र बनाने में, इत्र बनाने में यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा कि कौन सा कंपाउंड है जिसका प्रयोग किया जाता है इत्र बनाने में, तो आप रखिएगा एस्टर। क्या रखिएगा? एस्टर। ठीक है, अमोनिया जो है अपरिय महक होता है, मेथनॉल जो होता है थोड़ी कड़वी महक होती है, इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल मीठा होता है लेकिन सुगंधित मतलब गंध होता है उस, यानी उसका स्मेल उस टाइप का नहीं होता जिस टाइप का एस्टर होता है। ठीक, चलिए ये आप याद रखिए। इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, याद रखिएगा। मिथेनॉल CH3OH, इसको हम लोग वुड स्प्रिट के भी नाम से जानते हैं, वुड स्प्रिट, ये याद रख लीजिए। इसको अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, चलिए ये अमोनिया है NH3, ये गैस है आपका अमोनिया, ये इसको हम लोग स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट के भी, उत्सर्जित पदार्थ के भी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो ये आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धातु को पहले वोल्फ्राम कहते थे? यानी किस धातु को हम लोग पहले वोल्फ्राम कहते थे? तो वोल्फ्राम तो हम लोग W, और W किसका सिंबल है? टंगस्टन का, टंगस्टन। ठीक है, चलिए इसी का यूज किया जाता है, यानी इसका जो गलनांक होता है हाई, यानी क्वंथनांक, और वो जो है गलनांक जो होता है काफी उच्च होता है, इसलिए इसका यूज बल्ब के फिलामेंट बनाने में भी किया जाता है, टंगस्टन। ठीक है, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं, वोल्फ्राम उसका नाम है। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा? आवर्त सारणी के किस श्रेणी से अधिक गैस उत्कृष्ट गैस है, मतलब आइडियल गैस, सॉरी इनर्ट गैस? तो इनर्ट गैस का जो समूह है वो है 18वां समूह, 18वां समूह। तो 18वां समूह में इनर्ट गैस एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे यहीं से पूछ दिया जाता चाल्कोजेन गैस किस समूह से करता है? तो चाल्कोजेन जो होता है ये ऑक्सीजन वाला समूह को कहते हैं हम लोग चाल्कोजेन, ये 16वां से ग्रुप से, किससे? 16वां ग्रुप से, याद रख चाल्कोजेन। अगर यहीं पे आपको हाइलोजन कह देता, हाइलोजन, तो ये हाइलोजन जो है 17वां समूह से है। चाल्कोजेन ये 16वां समूह से है। ठीक है, इनर्ट किससे है? इनर्ट है आपका 18वां से। ये मुख्य बातें जो याद रखने वाली है, पूछ सकता है। ठीक ना, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग, लास्ट प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है तो सबसे पहले याद रखिए जितना भी आपका एग्जांपल दिया हुआ है सबका पीरियड सेम है, सबका पीरियड सब सेकेंड पीरियड का है। किसका है? सेकेंड पीरियड का है। और सेकेंड पीरियड हमने आपको बताया था कि पीरियड में अगर बात करें, पीरियड में तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटता है। साइज लिखेगा या रेडियस लिखे या वॉल्यूम लिखे, सब के सब क्या होता है? घटता है। ठीक है, साइज लिखे, रेडियस लिखे, वॉल्यूम लिखे, सब के सब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। ठीक है, अगर यही ग्रुप की बात कर दिया जाए, यानी ग्रुप टॉप से बॉटम, यानी ग्रुप जो होता है ये वर्टिकली लाइन होता है, पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर साइज भी बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, जो आपको लिखा हुआ नजर आए वो सब बढ़ता है।
ठीक है, तो आपका ये सेकेंड पीरियड है, एक ही पीरियड की बात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है आपका, सेम पीरियड की बात कर रहा है, सेकेंड पीरियड की है। तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट करेंगे आपके यहाँ से, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, उसके बाद आएगा बेरिलियम, उसके बाद आएगा बोरॉन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। सबसे लेफ्ट में कौन है? सबसे लेफ्ट में है लिथियम, और सबसे राइट में कौन है? ऑक्सीजन। तो इसका जो होगा साइज क्या होगा? सबसे कम होगा, और इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम द करेक्ट आंसर। और ये डेटा आप माइंड में रखिएगा। तो आज जो है 30 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होता है बिहार एसएससी का। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहिए, जहां तक होगा क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको कंसेप्ट देने का प्रयास करूंगा, और लगातार वे में बने रहिए। साइंस का क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। एग्जाम में जब आप बैठिएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो आपको ये मालूम होगा कि ये सारे क्वेश्चन बताया गया था। अंत में मैं फिर ये बात कहूंगा कि अगर कोई चीज़ हासिल हो भी जाए, कोई चीज़ समझ आ भी जाए, तो अपने आप को इगोइस्ट नहीं होइएगा, अपने आप पे घमंड नहीं करिएगा, क्योंकि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है वो भूल जाता है कि उसे जमी से ही नजर आता है। याद रखिएगा, हर किसी को अंततः जमी पे ही आना है, चाहे जितना भी पर लगा के उड़ लीजिए। बस हमारा मकसद है गोल को हम टारगेट करें, गोल को अचीव करें। अगर कोई चीज़ हासिल हो जाए तो इतराए नहीं, घमंड ना करें। ठीक है, ज्ञान घर से बने रहें। और पूरे 300 सेट क्वेश्चन जो है 10 सेट आप तक पहुंच चुका है, अभी तक 10 सेट आप तक आ गया कंप्लीट वे में। इसको कंप्लीट कर लें और बनाएं 30 क्वेश्चन लगातार स्पीड बढ़ा करके। देखिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है बिहार एसएससी में, चाहे किसी और अदर एग्जाम की हम बात कर लें, किसी में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। ज्ञानगढ़ से बने रहें। ज्ञानगढ़ से बने रहने के लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।